तो आइए शुरू करते हैं पॉल कलानिति की बुक व्हेन ब्रेथ कम्स एयर से, जिसे आवाज दी है गगन ने। मैंने सीटी स्कैन देखा। ट्यूमर सारे फेफड़ों में फैल चुका था और स्पाइनल कॉर्ड भी बुरी हालत में थी। लिवर का एक लोब पूरी तरह खराब हो गया था। जाहिर था कैंसर ने पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया था। मैं अपने न्यूरोसर्जन की पढ़ाई के आखिरी साल में था। पिछले 6 सालों से मैं इसी तरह के स्कैन चेक अपने मरीजों को ठीक करने का कोई प्रोसीजर सोचता रहता था। मगर आज मैं किसी मरीज का नहीं बल्कि खुद का ही सीटी स्कैन देख रहा था। मेरी बीवी लूसी मेरे साथ थी। मैंने डॉक्टर के सफेद कोट की जगह मरीज वाला गाउन पहन रखा था। मैं अपने सीटी स्कैन को गौर से देख रहा था। शायद कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाए। करीब 6 महीने पहले मैंने खुद में कुछ बदलाव महसूस किया। अचानक से मेरा वजन घटने लगा था और कमर में भी भयंकर दर्द उठ रहा था। मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया था। मैं भी 35 का ही था और इस उम्र में इन सब बातों का एक ही मतलब बनता था कि ये कैंसर के लक्षण है। एक्सरे रिजल्ट मेरे सामने थे। इनमें साफ साफ मेरी बीमारी का पता चल रहा था। कमर का दर्द दूर करने के लिए मैंने एक ब्रुफिन ले ली। शायद ज्यादा काम करने की वजह से ये सब लक्षण दिख रहे थे। मैं वापस अपने काम पर लग गया था। मैं हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर था। मेरे पास ग्रेजुएशन तक बस 1 साल का टाइम था। कई सारे यूनिवर्सिटीज से मुझे जॉब ऑफर मिल रहे थे। अभी मेरे सामने पूरा फ्यूचर पड़ा था। मगर कुछ ही हफ्तों बाद मुझे छाती में जानलेवा दर्द उठने लगा। मेरा वजन 80 किलो से घटकर 65 किलो तक पहुंच गया था और खांसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बात में कोई शक नहीं बचा था कि मुझे कैंसर था। फिर भी मैंने लूसी से कुछ नहीं छिपाया। हमारे रिश्ते में पहले से ही खटास थी। उसे लगता था कि मैं उसे वक्त नहीं देता हूं। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती थी। लूसी और मैं कई दिनों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। मुझे हमेशा लगता था कि एक बार रेजिडेंसी पूरी हो जाए फिर लूसी और मेरे बीच सब ठीक हो जाएगा। अगले 36 घंटे तक मैं ऑपरेशन रूम में था। मेरे सामने एन्यूरिज्म्स और बाईपास जैसे मुश्किल केस आए थे। 1 मिनट का भी आराम नहीं था। उसके बाद मैंने एक और एक्सरे किया। कुछ दिन बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे फोन करके बताया कि मेरे चेस्ट के एक्सरे साफ नहीं थे। वो बहुत धुंधले आए थे। हम दोनों ही इस बात का मतलब अच्छी तरह जानते थे। मैं लूसी के साथ घर में बैठा था। मैंने उसे सारी बात बताई। सुनकर उसने मेरे कंधे पर अपना सिर टिका दिया। उस एक पल में हमारे बीच की सारी कड़वाहट खुल गई। मैंने उसके कान में धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उसने जवाब दिया। हमने हॉस्पिटल के अपने एक डॉक्टर दोस्त को फोन किया। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे एडमिट करेगा। किसी पेशेंट की तरह मैंने भी हॉस्पिटल का गाउन और प्लास्टिक के ब्रेसलेट पहन लिए। मैं उसी कमरे में एडमिट हुआ जहां मैं पिछले 6 सालों में न जाने कितने ही मरीजों का इलाज कर चुका था। रुको मत जब तक सांस है। लूसी और मैं हॉस्पिटल के बेड पर बैठे रोए जा रहे थे। हम अभी भी उस सीटी स्कैन को देख रहे थे। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैंने भी रोते हुए कहा कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर मैंने उससे कहा कि वो दूसरी शादी कर ले। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद वो अकेली रह जाए। इतने सालों तक मैं पूरे जी जान से अपना फ्यूचर बनाने में लगा रहा, मगर अब इस सब का कोई मतलब नहीं था। मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं था। अगर मैं डॉक्टर नहीं बना होता तो ना जाने क्या बनता। आज मैं महसूस कर सकता हूं कि मौत के मुंह में जाते हुए मेरे मरीजों को कैसा लगता होगा। मुझे सुबह डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऑन्कोलॉजिस्ट एमा हेवर्ट से मिलना था। वो देश की सबसे मशहूर लंग कैंसर डॉक्टर थी। मेरे माता पिता और भाई भी आ गए थे। एमा बोली, मुझे बहुत दुख हुआ आपकी बीमारी के बारे में जानकर। आप सबके लिए मुझे दुख हो रहा है। उसने लैब में मेरे ट्यूमर का सैंपल टेस्ट करवा लिया था। अब मुझे जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो रिजल्ट्स के ऊपर था। मैंने उससे पूछा कि मेरे पास कितना वक्त बचा है, तो उसने बताने से मना कर दिया। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे ये जानने का पूरा हक था। मैंने एमा से कहा, मगर एमा ने कहा, नहीं, हम बाद में थेरेपी के बारे में बात कर सकते हैं।
हम तुम्हारे ठीक होने के बाद काम पर वापस जाने के बारे में बात कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। उसने ये भी कहा कि मेरी कीमोथेरेपी की दवाइयां भी बदली जा सकती हैं। एक सर्जन होने के नाते मुझे मालूम था कि इन दवाइयों का असर मेरे नर्वस सिस्टम पर नहीं पड़ना चाहिए, तो सिस्प्लेटिन के बदले मुझे कार्बोप्लेटिन दिया जाएगा। मैं अपने मन में सोच रहा था, वापस काम पर? ये क्या बोल रही है? क्या वो सपने में बोल रही है? एमा अपना कार्ड छोड़कर चली गई। 2 दिन बाद मुझे फिर उससे मिलना था। मुझे एमा ने बताया कि 2 रास्ते हैं मेरे इलाज के। पहला तो कीमोथेरेपी, जो बहुत आम ट्रीटमेंट होता है और ज्यादातर अमल में लाया जाता है। इसमें कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है, मगर उसके साथ ही शरीर के हेल्दी सेल्स भी निशाना बनते हैं, जो बोन मैरो, आंतों, बालों के फॉलिकल्स और बाकी जगह होते हैं। दूसरा तरीका है नई डेवलप हुई थेरेपीज, जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर ही कैंसर सेल्स को मार दिया जाता है। मुझे बताया गया कि अगर मेरे शरीर में EGFR कैंसर म्यूटेशन होगा तो मुझे टासीवा नाम की दवाई दी जाएगी और मुझे कीमोथेरेपी भी नहीं करानी पड़ेगी। एमा को यकीन था कि मैं अपनी सर्जन की ड्यूटी पर वापस जा सकूंगा। उसने सिस्प्लेटिन की जगह कार्बोप्लेटिन पर जोर दिया, अगर कीमो की जरूरत पड़ी तो। मुझे पता था कि एमा तो बताएगी नहीं, इसीलिए मैंने अपने तरीके से खुद ही रिसर्च करने का फैसला किया, यह जानने के लिए कि मैं कितने दिन और बचूंगा। पिछले कुछ दिनों से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करूं, मगर जब से मुझे ये EGFR म्यूटेशन वाली बात पता चली तो मुझे मालूम है कि मेरे बचने की उम्मीद ज्यादा है। लूसी और मैंने तय किया था कि मेरी रेजिडेंसी पूरी हो जाने के बाद हम बच्चे पैदा करेंगे, मगर अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब तक रहूंगा, तो इसके बारे में सोचना बेमानी था। दूसरे दिन हम दोनों स्पर्म बैंक गए। एक रेजिडेंट सर्जन होने के नाते बहुत बार मैंने मरीजों और उनके परिवार के साथ उनकी मुश्किल घड़ी में बैठकर उन्हें दिलासा देने की कोशिश की है। ये किसी भी डॉक्टर के लिए एक मुश्किल काम होता है। अगर 94 साल का कोई बुजुर्ग डिमेंटिया से जूझ रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर एक 36 साल का जवान इंसान के लिए टर्मिनल कैंसर होना बहुत दुखदाई है। ऐसे में क्या कहकर दिलासा दिया जाए, समझ नहीं आता। लूसी और मैं जब घर पहुंचे तो फोन आया कि मुझे ट्रीटेबल कैंसर म्यूटेशन EFGR है, जिसका इलाज हो सकता है। अब मुझे कीमो की जरूरत नहीं थी, बस मुझे टासीवा की छोटी सी सफेद गोली लेने की जरूरत थी। यह खबर सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। मुझे अब उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। अगले हफ्ते से मैंने अपनी खाने की खुराक बढ़ा दी। मेरा थोड़ा सा वजन भी बढ़ने लगा था। मेरे चेहरे पर एक फुंसी भी निकल गई, जिससे पता चलता था कि टासीवा की दवाई का असर हो रहा था। लूसी मेरे चेहरे को देखकर बोली, चाहे मेरा पूरा चेहरा फोड़े फुंसी से भर जाए, वो मुझे फिर भी प्यार करती रहेगी। मैं अपनी इस बीमारी को 2 तरह से देख रहा था, एक डॉक्टर और एक मरीज के तौर पर। मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर का फिजिशियन जानता था कि सच का सामना कैसे किया जाए। मुझे ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ पता था, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कैसे मेडिकल केयर करनी है, यह भी पता था। आजकल लंग कैंसर ऐसा है जैसा कैंसर 80 के दशक में एड्स था। यह बीमारी बहुत खतरनाक है, मगर इसके इलाज की नई नई थेरेपीज आ रही हैं। मैं स्टेज 4 का मरीज था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या लूसी और मुझे एक बच्चे को जन्म देना चाहिए या नहीं। अगर बच्चा हो भी गया तो उसे पालेंगे कैसे, जबकि मेरी खुद की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। क्या मेरा करियर आगे चलेगा? क्या मुझे अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए, यह जानते हुए भी कि मेरे पास वक्त नहीं है? मौत तो मुझे हर हाल में आनी थी, मगर उससे पहले बची खुची जिंदगी को भरपूर कैसे जिया जाए, यह सोचना था। मैं ठीक होकर काम पर जा भी पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं मालूम था, मगर फिर भी क्या मैं जीने की कोई वजह ढूंढ सकता हूं? अब लगभग हर दिन मेरी फिजिकल थेरेपी होने लगी थी। बहुत मुश्किल थे ये मेरे लिए। जब आप खुद एक डॉक्टर होते हो तो आपको बीमार होने का मतलब अच्छे से पता होता है, लेकिन जब आप खुद बीमार नहीं पड़ते तब तक आप इसे महसूस नहीं कर सकते। यह ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे को पालना और प्यार में पड़ना। जब मुझे IV यानी कि इंट्रावीनस इंजेक्शन लगता तो मेरी जुबान नमकीन हो जाती। मेरे मरीज मुझसे अक्सर ऐसा कहते थे, मगर अब मैं खुद ही महसूस कर सकता था। थेरेपी के दौरान मैं बस थोड़ी सी टांगे उठाने की कोशिश करता था। मैं कोई ज्यादा वजन नहीं उठा रहा था, फिर भी मेरी जान निकल जाती थी। मैं थक कर चिड़चिड़ा होने लगा था। दिमाग चल रहा था, मगर शरीर बहुत कमजोर हो गया था। मुझे लगता था कि जैसे मैं कोई और इंसान हूं। मैं कभी मैराथन दौड़ा करता था, पर अब
ये जानलेवा कमर दर्द, उल्टी सा महसूस होना, सर घूमना, ये सब मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं देता था। ये बीमारी मुझे कुछ और ही बना रही थी। एक दिन मैं हिम्मत जुटाकर फिजिकल थेरेपी के लिए तैयार होता था। मैंने अपने रूटीन में रैप्स, मिनट्स और वेट शामिल कर लिया था। जब तक उल्टी ना लगे तब तक करता रहता था। एक रात जब हम सो रहे थे तो लूसी ने पूछा, तुम किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो? तुम्हें क्या उदास करता है? तुम्हें छोड़कर जाने से, मैंने कहा। हमारा प्यार अब और भी गहरा होता जा रहा था। इस जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए लूसी का प्यार ही था जो मुझे जीने की हिम्मत दे रहा था। हमने बच्चे के बारे में बहुत सोचा। अगर मैं नहीं रहा तो उसके लिए अकेले बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होगा। मरते वक्त अपने बच्चे को आखिरी बार गुड बाय बोलना मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल होगा, मगर वो मौत ही क्या जो आसान हो। हमने जान लिया था कि जिंदगी का दूसरा नाम ही दर्द है, इससे बचा नहीं जा सकता। हमारा बच्चा होगा तो हमारे रिश्ते को एक नई पहचान मिलेगी। हमने अपना यह फैसला परिवार वालों को सुनाया। लूसी और मैंने आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का रास्ता चुना, जिसमें बच्चा सेक्स से नहीं होता बल्कि फर्टिलाइज्ड एग वापस औरत की फैलोपियन ट्यूब्स में डाला जाता है। टार्सीवा का मुझ पर कितना असर हो रहा है ये जानने के लिए मेरा एक और सीटी स्कैन करवाया गया। मुझे गोली लेते हुए 6 हफ्ते हो चुके थे। पहले वाले सीटी स्कैन में मेरे लंग्स में बहुत सारे ट्यूमर्स दिख रहे थे, मगर एक नए वाले स्कैन से पता चला कि सिर्फ एक ही ट्यूमर बचा था। मेरी स्पाइन भी ठीक हो रही थी। मुझमें वाकई में टार्सीवा का असर हो रहा था। मुझे जानकर बहुत सुकून मिला। मेरा कैंसर अब स्टेबल था। अब मैं आगे क्या करूं? साइंटिस्ट बनूं या राइटर या टीचर, या फिर पहले की तरह एक न्यूरोसर्जन जैसा कि एमा बोलती थी, या फिर एक स्टे एट होम फादर। कैंसर जिंदगी को बदल कर रख देता है। अब मुझे सही में लगता है कि मेरे मरीज कैसा महसूस करते होंगे। मौत को फेस करना कैसा होता है ये मैं नहीं जानता था। कितना मुश्किल, कितना पागल करने वाला। मेरा फ्यूचर हमेशा अंधेरे में रहेगा। मैं जहां भी रहूं मौत की परछाई मेरे सर पर मंडराती रहेगी। एक सुबह जब मैं उठा तो पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। मुझे लगा अब नहीं बच पाऊंगा, मगर मैं जैसे तैसे बिस्तर से उठा। मैंने एक कदम उठाया, फिर दूसरा। मैंने खुद को ही दिलासा दिया कि जो भी हो मुझे जिंदा रहना है। और उस पल मैंने तय किया कि मैं अपने न्यूरोसर्जन की ड्यूटी पर वापस जाऊंगा। मैं फिर से ऑपरेटिंग रूम में काम करना चाहता था। भले ही मैं कैंसर से लड़ रहा था, मुझे पता था कि मैं ये कर सकता हूं। तभी मैंने ये सोचा, क्योंकि अगर मैं मौत की कगार पर खड़ा हूं, फिर भी जब तक मौत नहीं आती तब तक तो मैं जिंदा हूं। मैंने ऑपरेशन थिएटर में लौटने की तैयारी कर ली। मैंने अपनी फिजिकल थेरेपी में थोड़े बदलाव किए। आखिर मुझे इस काबिल तो होना चाहिए कि मैं छोटे ऑब्जेक्ट्स उठा सकूं और देर तक खड़ा रह सकूं। मेरा एक और सीटी स्कैन हुआ। जो ट्यूमर बचा था वो अब पहले से और छोटा हो गया था। अगर ये इसी तरह छोटा होता रहा तो मैं अगले 10 साल और जिंदा रह सकता था। ये मुझे एमा ने बताया। एमा का एक मरीज 7 सालों तक टार्सीवा लेता रहा और उसे कोई परेशानी नहीं आई। मैंने प्रोग्राम डायरेक्टर को कहा कि मैं वापस आ रहा हूं। एक और रेजिडेंट डॉक्टर मुझे ऑपरेशन में असिस्ट करने वाला था। मुझे हर दिन में से एक केस निपटाना था और मैं जब चाहे तब उपलब्ध नहीं होऊंगा और ना ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर काम करूंगा। मेरे पहले ऑपरेशन में मुझे एक टेम्पोरल लोबेक्टोमी करनी थी। एपिलेप्सी आमतौर पर डिफेक्टिव हिप्पोकैम्पस की वजह से होता है। मुझे मरीज के ब्रेन के टेम्पोरल लोब से हिप्पोकैम्पस निकालना होता था। कुल मिलाकर यह ऑपरेशन सफल हुआ। कुछ हफ्तों बाद ही मैंने खुद को पहले से ताकतवर महसूस किया। मेरी टेक्निक्स और फ्लुएंसी बेहतर हो रही थी। मेरी मसल मेमोरी भी अच्छे से काम कर रही थी। मैंने कुछ और केस हाथ में लिए। 1 ही महीने के बाद मेरे पास भरपूर काम था। जब मैं हॉस्पिटल से घर आता तो मैं बहुत थक जाता था। मेरा सर चकराता था और साथ ही बदन दर्द और उल्टी महसूस होती थी। मुझे दिन में बहुत काम होता था, इसलिए मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां और दर्द की गोलियां ले रहा था। मगर ये दवाइयां ऑपरेशन से पहले और बाद में लिया करता था। इसी सब के दौरान लूसी हमारे पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। ग्रेजुएशन का वक्त नजदीक आ चुका था। जल्दी मैं अपनी रेजिडेंसी पूरी करने जा रहा था। फरवरी में विस्कॉन्सिन में मेरा सर्जन साइंटिस्ट की जॉब के लिए एक इंटरव्यू होना था। मुझे बहुत अच्छा ऑफर मिला था। सैलरी अच्छी मिल रही थी और रिसर्च के लिए फंडिंग भी मिल रही थी। वहां का माहौल भी खुशनुमा था
और साथ ही लूसी को भी जॉब मिल रही थी। इतना बहुत था मेरे लिए। इतने सालों से मैं इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहा था, मगर ये सब एक ख्वाब जैसा था। मेरा कैंसर समीकरण बदल रहा था। पिछले कुछ महीनों से मैंने खुद को वापस पुराने रूप में देखना शुरू कर दिया था। मैं खुद से ही इनकार करने लगा था कि मुझे मुझे कैंसर है। काम पर लौटे हुए मुझे 7 महीने होने को आए थे। अब मैंने एक और सीटी स्कैन करवाया। ग्रेजुएशन और बाप बनने से पहले ये मेरा आखिरी सीटी स्कैन था। रिजल्ट देखने से पहले मैंने अपने दिन भर के सारे काम निपटाए। मैंने रात के 8 बजे अपनी रिपोर्ट चेक की। पुराना ट्यूमर वैसा ही था, कुछ भी नया नहीं था। फिर मैंने दोबारा चेक किया तो मुझे कुछ नजर आया। मेरे दाएं लंग में एक बड़ा सा ट्यूमर फैला हुआ था। पिछले स्कैन में उतना साफ नहीं दिखाई दिया था, मगर अब ये पूरी तरह उभर के आ रहा था। अब शायद मुझे कीमोथेरेपी, बायोप्सी और बाकी टेस्ट भी करवाने पड़े। और मैं जानता था इस बार ट्रीटमेंट पहले से बहुत मुश्किल होगा। यह गुरुवार का दिन था। मैंने अपना आखिरी ऑपरेशन निपटाया। उसके बाद मैंने अपनी सारी चीजें समेटी। अपनी कार स्टार्ट करते हुए मैं रो पड़ा। घर पहुंचकर मैंने अपना सफेद कोट और आईडी कार्ड निकाला। मैंने अपने साथी रेजिडेंट को कॉल करके बताया कि अब मैं सोमवार से काम पर नहीं आ सकूंगा, शायद अब मैं कभी भी काम पर ना आऊं। उसने कहा, तुम्हें पता है, मुझे बुरे सपने आ रहे थे कि एक ना एक दिन ये होगा। मुझे नहीं पता कि तुमने अब तक ये कैसे संभाला। सोमवार से मेरी कीमोथेरेपी शुरू हो गई। दवाई को मेरी नसों में पूरी तरह घुलने में 4 घंटे लगते थे। इस दौरान लूसी और मेरी मां मेरे साथ रहती थी। हर 3 हफ्ते में मुझे कीमो करवाना पड़ता था। इसके नतीजे दूसरे दिन सुबह दिखते थे। मुझे अपनी हड्डियों में कमजोरी लगती थी। सारा दिन मुझे थकान रहती थी। मेरी भूख मर चुकी थी। हर चीज जो मैं खाता था सब नमकीन लगता था मुझे। मैं टीवी देखकर सारा दिन गुजारता था। मुझे जबरदस्ती खाना खिलाया जाता था। शनिवार को मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी होनी थी। मैं तैयार हो रहा था कि मुझे उल्टी महसूस हुई। कीमो के बाद अक्सर ऐसा होता था, मगर आज ये कुछ अलग था। मेरी उल्टी का रंग हरा था। मुझे इसके बाद डायरिया भी हो गया। लूसी और मैं हॉस्पिटल भागे ताकि मुझे हाइड्रेट रखने के लिए आईवी इंजेक्शन चढ़ाया जा सके। मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। मेरा मुंह इतना सूख गया था कि मुझसे ना तो थूक निकला जा रहा था, ना ही मैं बोल पा रहा था। मेरी किडनियां फेल हो गई थी। मुझे आईसीयू में ले जाया गया। मैं बार बार बेहोश हो जाता था। कितने ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुझे चेक करने आए। लूसी 38 हफ्तों की प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो मेरे साथ रही। मुझे करीब हफ्ते भर से ज्यादा वहां रहना पड़ा। जब सारे टेस्ट नॉर्मल आए तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरा वजन फिर से 8 किलो घट गया था। मेरा वजन अब उतना ही पहुंच चुका था जितना कि मेरा 8वीं क्लास में था। मैं एक चलता फिरता एक्सरे लग रहा था। मुझे अपना सर उठाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। मैं दोनों हाथ लगाता तब जाकर पानी का गिलास उठा पाता था। एमा के साथ मेरी अगली अपॉइंटमेंट में मेरी मां मेरे साथ ही थी। मेरा पहले का इलाज, मेरी दवाई टारसीवा, कामयाब नहीं हो पाई। दूसरा इलाज कीमोथेरेपी मेरी जान ले रही थी। मैं तीसरी ट्रीटमेंट की शुरुआत कर सकता था, मगर एमा ने कहा कि पहले मैं रिकवर हो जाऊं। मुझे खुद को मजबूत बनाना था। मैंने उससे पूछा और उसने कहा, तुम्हारे पास पूरे 5 साल हैं अभी। एमा से मिलने के बाद मुझे फोन आया कि लूसी को लेबर पेन शुरू हो गया है। मेरे पिता मेरी व्हीलचेयर को धक्का देते हुए मुझे ले गए। हम डिलीवरी रूम में पहुंचे। जब लूसी को कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे तब मैं उसके पास वहीं एक बेड पर लेट गया। मैं कंबल से ढका हुआ था। आधी रात के बाद नर्स ने मुझे जगाते हुए कहा, बच्चा बस होने ही वाला है। नर्स की मदद से मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने हमारे बच्चे को इस दुनिया में आते देखा। ऑब्स्ट्रेशियन ने कहा, आपकी बेटी के बाल बिल्कुल आपके जैसे हैं। रात के 2:11 पर कैडी पैदा हुई थी। यह 4 जुलाई का दिन था। नर्स ने उसे कंबल में लपेटकर मेरी गोद में दिया। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और दूसरे हाथ से मैंने लूसी का हाथ थाम लिया। मैंने कैडी की पहली मुस्कान देखी, उसकी पहली हंसी सुनी। मैं उसे गोद में लेकर उसे लोरी सुनाया करता था। लूसी आपसे कुछ कहना चाहती है। कैडी 8 महीने की थी जब पॉल की मौत हुई। जब पॉल की तीसरी ट्रीटमेंट फेल हुई तो उस टाइम तक कैडी 5 महीने की हो चुकी थी और पॉल पहले से और भी कमजोर हो चुका था। अपने दुख को भुलाकर हम कोशिश करते थे
कि उसके सामने हंसते मुस्कुराते रहे। उसने अपने आखिरी समय में ये किताब लिखी थी। फरवरी में उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन टैंक की जरूरत पड़ी। उसकी खुराक बहुत ही कम हो गई थी। उसे हमेशा उल्टी होती रहती थी। उसके एमआरआई और सिटी स्कैन में कैंसर उसके पूरे लंग्स में फैला हुआ दिख रहा था। और तो और ट्यूमर उसके दिमाग में भी फैल चुका था। एक न्यूरोसर्जन होने के नाते पॉल को इसका मतलब पता था। उसने मान लिया था कि वो अब जल्द ही मरने वाला है। मगर इस बात से ज्यादा उसे दुख था कि कहीं उसकी मानसिक हालत ना बिगड़ जाए। हम एमा के साथ मिलकर के कोशिश कर रहे थे कि उसका दिमाग तब तक कमजोर ना पड़े जब तक कैंसर पूरी तरह उसे नष्ट नहीं कर देता। उसकी मौत से पहले आखिरी शनिवार को पॉल का पूरा परिवार हमारे साथ था। हम अपने घर के लिविंग रूम में बैठे हुए थे। कैडी पॉल की गोद में थी और वो उसे कुछ गा करके सुना रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। आने वाले रविवार को हमने चर्च जाने की सोची और उसके बाद हम कैडी को पार्क में घुमाना चाहते थे। मगर सुबह जब मैं उठी तो देखा पॉल बुखार से तप रहा था। हम उसे लेकर हॉस्पिटल भागे। उसे न्यूमोनिया हुआ था। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे सांस लेने के लिए बाईपैप लगाया गया। उसे अटेंड करने वाले डॉक्टर ने कहा कि पॉल को वेंटिलेटर या इंट्यूबेशन पर रखा जाएगा ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो सके। मगर इस मदद के बजाय पॉल ने कंफर्ट केयर चुना। उसने कहा कि अगर मैं ऐसे बच भी जाऊं तो मुझे नहीं लगता कि आगे मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा। हमने डॉक्टर से साफ कह दिया कि पॉल किसी भी तरह के तामझाम से नहीं गुजरना चाहता। सच तो ये था कि वक्त हमारे हाथ से निकल रहा था। पॉल अब घर जाना चाहता था, मगर हम उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे घर नहीं ले जा सकते थे। हमारा एक दोस्त कैडी को वहीं लेकर आया था। वो पॉल के पास खेलती रही, मुस्कुराती रही और अटखेलियां करती रही। डॉक्टर ने बताया कि कैंसर की आखिरी स्टेज होने की वजह से ही उसे न्यूमोनिया हुआ था। मैं पॉल के करीब गई। उसने अपना मास्क निकाला और धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। उसका मतलब था कि वो ब्रीदिंग मशीन को ऑफ करने के लिए तैयार है। वो मॉर्फिन लेने के लिए तैयार है। वो अब मरने के लिए तैयार है। हम सब पॉल के करीब आ गए थे। उसके पेरेंट्स, उसके दोनों भाई, मैं और कैडी। हमने उससे कहा कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हमसे गुजारिश की कि उसके जाने के बाद हम उसकी किताब पब्लिश करवाएं। एक आखिरी बार पॉल ने मुझे कहा कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। मॉर्फिन पॉल की नसों में दौड़ने लगी। उसका मॉनिटर और मास्क पहले ही उतारे जा चुके थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो बेहोशी में चला गया था। हम पूरे 9 घंटों तक उसके पास ही रहे, रोती हुई आंखों के साथ उसे चुटकुले और किस्से सुनाते हुए। जब शाम गहराई तो पॉल की सांसें धीमी हो चली थी। मैंने उसे और कैडी के लिए एक लोरी गाई। रात के 9 बजते बजते उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उसके होठ खुले हुए थे। उसका शरीर शांत पड़ चुका था और पॉल ने अपनी आखिरी सांस ली। पॉल अपनी कहानी दुनिया को सुनाना चाहता था और जहां भी जाता अपना लैपटॉप साथ रखता था। हालांकि कैंसर की वजह से उसकी कहानी ज्यादा लंबी नहीं हो पाई, मगर अपनी कहानी से वो अपने रीडर्स को यही संदेश देना चाहता था कि जब तक जियो, खुलकर जियो। जीने का कोई मकसद ढूंढो। ऐसी जिंदगी जियो जो मायने रखती हो, फिर चाहे तुम मौत से ही क्यों ना लड़ रहे हो।